गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया आर्टिकल सरफेस एनर्जी। क्लियर? देखो क्या होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब पानी के सरफेस एरिया को यदि आप अच्छे से देखते हैं तो फील होता है कि वो स्ट्रेच्ड है। आपको उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो यदि आप किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, समझे? ये वर्क लिक्विड के सरफेस एरिया में ऐसे बोला जाता है कि सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये वर्क कितना होता है, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक फिल्म है। एक फिल्म है, फिल्म सॉफ्ट फिल्म कह सकते हैं आप इसको। ये दो यहां सपोर्ट हैं, क्लियर? फिल्म को इस एक वायर के साथ अटैच किया गया है और ये वायर इन दो सपोर्ट पर फ्रीली मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसकी इनिशियल लेंथ मैंने ये बोली कि ये एल इनिशियल है, ये इसकी इनिशियल लेंथ थी। ये लेंथ एल मान लेता हूं, स्मॉल एल। तो इस फिल्म का इनिशियल एक एरिया है, वो कितना आएगा? ए इनिशियल एल, एल इनिशियल, ये आएगा। अब यदि कोई, पहले तो ये फिल्म यानी ये वाला जो ए बी वायर है, ए बी वायर मेंटेन करने के लिए, इस स्टेट में मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे? एक फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा जो किसकी वजह से आएगा? सरफेस टेंशन फिनोमेना की वजह से। यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन टी होता है। इस फिल्म का सरफेस टेंशन मान लेता हूं टी है। ये लेंथ कितनी है? एल। तो टोटल फोर्स आएगा टी इंटू एल अंदर की ओर। तो यदि आप ए बी को ये एरिया मेंटेन रखने के लिए इक्विलिब्रियम बनाए रखना चाहते हैं, देखो मैंने क्या बोला, अगर इस फिल्म का ये एरिया आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको ए बी वायर पर इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए बी वायर पर इधर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है टी एल। क्लियर? ये तो मैंने इसकी इनिशियल स्टेट को डिफाइन किया। अब यदि आप इसका एरिया बढ़ाना चाहते हो, क्लियर, तो फाइनल स्टेट वायर की मान लेते हैं ये आती है। फाइनल स्टेट वायर की ये है ए डैश बी डैश, ये फाइनल स्टेट है। तो अब जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा, यानी लेंथ अब ये वाली एल फाइनल हो जाएगी। और अब जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो जो फाइनल एरिया आएगा वो आएगा एल एल फाइनल। क्लियर? नाउ if you want to calculate the work done by this force F external, how you will calculate? Look, work done by F external, that will be force into displacement dx integration. This is the basic definition of work done. Force कितना होता है? फोर्स T इंटू एल, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको कि इसको मैं इक्विलिब्रियम में लेके जा रहा हूं आगे की ओर। इस वाले वायर को, ए बी वायर को मैं इक्विलिब्रियम में आगे लेके जा रहा हूं। अगर इक्विलिब्रियम में आगे लेके जा रहा हूं तो ये फोर्स कितना रहेगा हमेशा? T इंटू एल। तो T इंटू एल। इसके चलने के दौरान जब ये आगे जा रहा है तो T भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन।
इसको क्या बोल सकता हूं मैं, T इंटू एल इंटीग्रेशन dx। अब dx आप कहां से कहां तक लेके गए हो, L इनिशियल से L फाइनल। ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, यहां से यहां लेके गए हो ना, ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, तो ये कितना आएगा, L फाइनल माइनस L, तो लिमिट लगा दी मैंने L इनिशियल से लेके L फाइनल, क्योंकि x यहां से लेके यहां तक गया है। आएगा क्या मेरे पास फाइनल रिजल्ट, T L L final minus L initial. This will be the work done by F external. Because we know that work done by external force will be stored in form of potential energy, and the name of this potential energy will be surface tension potential energy. Clear? इस ये जो वर्क डन हुआ इसी का नाम होता है सरफेस एनर्जी। समझे ना, जो आपने सरफेस को क्रिएट करने में वर्क किया। किसी भी लिक्विड सरफेस में अगर आपसे एनर्जी पूछा जाए कि बताइए इस सरफेस की एनर्जी कितनी है, का मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस सरफेस को बनाने में कितना वर्क किया गया है, वही उसकी एनर्जी है। अब मुझे पता है कि मैंने क्या बता रहा हूं आपको, ये जो पोर्शन है ये मैंने क्रिएट किया है, ये सरफेस मैंने क्रिएट किया, ए डैश बी डैश बी। आई बात समझ में, ये जो वर्क डन आया है एफ एक्सटर्नल का, कौन सा वर्क डन आया है, ए डैश बी डैश बी, ये वर्क है। यानी इतना सरफेस ए डैश से ए बी से ए डैश बी डैश तक ले जाने में जो किया गया वर्क है, वो वर्क इस सरफेस को क्रिएट करने में किया गया वर्क है, यानी इस सरफेस से एसोसिएटेड सरफेस एनर्जी है। समझे, तो वो वर्क कितना है ये, तो मैं बोल सकता हूं नाउ वी कैन से द वर्क डन इन क्रिएटिंग सरफेस ए डैश बी विल बी, क्या होगा, T L फाइनल माइनस L इनिशियल। ऐसे लिखा जा सकता है, इस L को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां से देखो आगे किस प्रकार से इस बात को मैं कनेक्ट करता हूं। सरफेस एनर्जी किसकी, ए डैश बी की सरफेस एनर्जी कितना आया, T L फाइनल यानी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल ए इनिशियल। इट्स मीन T डेल्टा ए विल बी द सरफेस एनर्जी किसकी, ए डैश बी। ये कौन है जो क्रिएट किया गया है, और ये कौन है, वही एरिया ए डैश बी डैश ए। ये देखो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल यानी टोटल माइनस इनिशियल, यानी क्या, ये इंक्रीमेंट। तो यदि आप एरिया क्रिएटेड, देखो इस बात को मैं कैसे लिख रहा हूं, ये डेल्टा ए क्या है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल क्या है, एरिया क्रिएटेड, सरफेस एनर्जी विद या एसोसिएटेड विद क्रिएटेड सरफेस। अगर आपने कोई सरफेस क्रिएट किया है तो उससे एसोसिएटेड सरफेस एनर्जी यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, T इंटू एरिया क्रिएटेड। समझ में आई बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। किस प्रकार से यूज होता है, ऐसे कि मेरे पास एक बड़ी बूंद है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसको छोटी छोटी 1000 बूंदों में कन्वर्ट किया गया है, समझे ना, उसको तोड़ दिया गया है छोटी छोटी 1000 बूंदों में, एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ दिया गया है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए,
यदि सरफेस टेंशन पानी का T है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्या करोगे आप? देखो किस प्रकार से सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल, एक बड़ी बूंद रेडियस कैपिटल R को कन्वर्ट करना है, तोड़ना है छोटी छोटी बूंदों में। आई वांट टू ब्रेक दिस बिग ड्रॉप into small 1000 drop. The radius of small drop is small r. ये 1000 ड्रॉप है। मैं जानता हूं यदि मैं वर्क की कैलकुलेशन करना चाहता हूं कि यहां से यहां जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो मुझे पता है कि वो वर्क क्या आता है। अगर मैं कोई सरफेस क्रिएट करता हूं तो उस क्रिएटेड सरफेस से एसोसिएटेड सरफेस एनर्जी ही वर्क डन बाय मी होती है, और वो कितनी होती है? T इंटू एरिया क्रिएटेड। तो मैं क्या करूंगा यहां? T इंटू एरिया क्रिएटेड ये कर दूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल या रिक्वायर्ड वर्क डन ये आएगा। अब डेल्टा ए कैसे निकालेंगे? 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस बड़े वाले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहला एरिया है और ये फाइनल एरिया है। कौन सा? ये कंप्लीट। एक बूंद का एरिया कितना आएगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 1000 बूंद का कितना आएगा? 1000 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया इंटू टी। ये हमारा आंसर आएगा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल आर। कैसे? ये जितना भी वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ये होगा। छोटी छोटी 1000 बूंदों का टोटल वॉल्यूम तो वही होगा ना जो इस बड़ी बूंद का वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम मटेरियल है। समझ में आई बात? इससे ही तो तोड़ के बनाई गई है वो बूंदें। तो आप ये बोलोगे कि इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 4/3 पाई आर क्यूब। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्मॉल आर ना दिया जाए, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप यहां से इस प्रकार से स्मॉल आर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों ओर से क्यूब रूट लो तो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल R बाई 10। समझे? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखें। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा कॉन्टैक्ट एंगल। देखो ये क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल। हम जब कोई लिक्विड किसी सरफेस पे डालते हैं, तो वो लिक्विड सरफेस को भिगो पाएगा, गीला कर पाएगा या नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये आज हम स्टडी करेंगे। ये जो मैंने बोला कॉन्टैक्ट एंगल, ये इसी चीज से रिलेटेड है। देखो, यदि मैं कॉन्टैक्ट एंगल, इंपॉर्टेंट चीज है काफी, एक सरफेस लेता हूं, इस पर मैंने पानी की एक ड्रॉप को रखा, तो वो दो तरीके से आती है, समझे ना, दो तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है। पानी की एक बूंद सरफेस पर अपने आप को दो तरीके से एडजस्ट करती है। एक तो क्या होगा, ये देखा होगा आपने ये, और दूसरा क्या होता है, ये। समझे? ऐसा ही तो कुछ होता है। अब ये दो अलग अलग फिगर क्या दर्शाते हैं, इस पे बात करते हैं। अगर मैं यहां इस सेगमेंट में बात करता हूं कि जहां आपको इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा, तो यहां लिक्विड इस सरफेस को भिगोने की टेंडेंसी कम रखता है, यानी ये लिक्विड इसको आसानी से नहीं भिगो पाएगा, समझे ना, गीला नहीं कर पाएगा। यदि मैं यहां हूं, इधर ये जो लिक्विड है ये इस सरफेस को आसानी से गीला कर सकता है। यहां जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो होता है कि यदि मैं इस लिक्विड के सरफेस पर और लिक्विड की और सॉलिड के सरफेस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं।
क्लियर। इसी प्रकार से यहां अगर मैं लिक्विड की सरफेस पर और सॉलिड की सरफेस पर लिक्विड की ओर, इन दो टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है उसको हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है। क्लियर। अब ये कॉन्टैक्ट एंगल किन बातों पे डिपेंड करता है, ये दो सिचुएशन जो अलग अलग आई है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर स्टेट पर दो टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, समझे ना। वो क्या होता है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम ससंजक फोर्स कहते हैं या एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कोहेसिव। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। दो टाइप के बल होते हैं, ससंजक, असंजक। हिंदी में अगर बात करें, इंग्लिश में कोहेसिव, एडहेसिव। एडहेसिव फोर्स होता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, एडहेसिव फोर्स, समझे। कोहेसिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। तो जब सेम टाइप के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो बड़ा होता है, यदि सेम टाइप के बीच लगने वाला फोर्स बड़ा होता है, यानी कौन फोर्स बड़े होते हैं, कोहेसिव फोर्स बड़े होते हैं, तो ये फिगर देखने को मिलता है। और जब एडहेसिव फोर्स बड़े होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स बड़े होते हैं, तो ये फिगर देखने को मिलता है। तो जो मैं यहां बोलूंगा, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। एक तो ये बात मेरी समझ में आती है। ये सेगमेंट, ये वाला अरेंजमेंट आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। यहां इसका जस्ट अपोजिट, यदि एडहेसिव फोर्स बड़े होते हैं किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो हमें हमेशा आपको यह स्टेट देखने को मिलेगी कि आसानी से पानी सरफेस को गीला कर सकता है। इस स्टेट में अगर आप इस एंगल की बात करते हैं और यहां इस एंगल की बात करते हैं, तो यहां एंगल थीटा आप देख पा रहे हैं π/2 से बड़ा होता है, कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा है, और यहां कॉन्टैक्ट एंगल थीटा 90 से छोटा है। आई बात समझ में, π/2 या 90 डिग्री एक ही बात है। π/2 ही लिख देता हूं, रेडियन में लिख देता हूं, π/2 से छोटा है। तो ये स्टेट, रीजन क्या है, ये रीजन है जिसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब फाइनल स्टेट मेरे सामने क्या आ रही है कि कॉन्टैक्ट एंगल यहां 90 से छोटा है और यहां 90 से बड़ा है। तो यहां वेटिंग इज नॉट इजी और यहां वेटिंग इज इजी। ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल। आपने देखा होगा कुछ ऐड आते हैं कि लोग पानी डाल देते हैं टी शर्ट पे या कोई सॉस वगैरह डाल देते हैं टी शर्ट पे, वो गीली नहीं हो पाती है टी शर्ट, समझे ना, पानी ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। वो यही है, पानी गीला ही नहीं कर पाता उस मटेरियल को, समझे ना, जिससे टी शर्ट बनी हुई है वो। तो वो मटेरियल किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है कि उसमें कोहेसिव फोर्स बड़े होते हैं एडहेसिव फोर्सेस से, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि उसमें कॉन्टैक्ट एंगल π/2 से बड़ा आएगा। इसलिए वहां वेटिंग इजी नहीं होती है, आसानी से उस कपड़े को आप गीला नहीं कर सकते हो। आपने ये चीज नेचर में भी देखा होगा, जैसे जो अरवी होती है, एक सब्जी होती है एक टाइप की अरवी, यहाँ गुजरात में भी मैंने देखा है, लोग उसको बेसन में तल के खाते हैं, समझिए, हमारे उधर से उसको बना के खाते हैं। तो जो अरवी होती है उसके जो लीफ होगी, उसके जो पत्ते होते हैं, अगर आप उस पर पानी डालते हो तो आपको यही फिगर देखने को मिलता है, समझे। पानी आसानी से उस पे से निकल जाता है नीचे ड्रॉप की फॉर्म में, इसलिए उसको भिगो नहीं पाता है आसानी से। तो नेचर से इस टाइप की इवेंट हम देखते हैं नेचर में और उस पर स्टडी करते हैं और फिर इस टाइप के फैब्रिक बनाए जाते हैं, समझ में ही बात। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नेचर से सीखते हैं। तो वेटिंग इज नॉट पॉसिबल, ये चीज बड़े इस पे बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद